Question number 11. A die is thrown once. Find the probability of getting a number less than 7. तो एक डाई को थ्रो किया गया है, तो एक डाई को ऐसे ऐसे फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ये सभी आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। तो 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो देख लो वो कितने हैं, 7 से कम कितने हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको गिन लो वो कितने हैं। 7 से कम की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो 7 से कम कितने हैं, ये सभी 7 से कम है, मतलब 6, ये 6 के 6 7 से कम है, तो ऊपर 6 रखेंगे। नीचे क्या रखते हैं प्रोबेबिलिटी में, नीचे टोटल रखते हैं, तो टोटल भी 6 है, तो 6/6 कट गया, 1 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 आई। और एक बात याद रखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको गिन लीजिए वो कितने हैं, उसको ऊपर रख दीजिए और टोटल नीचे रख दीजिए, फिर कैंसिल कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है ये 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 100√3 मीटर है ये, तो ये एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, इसे बेस बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, tan में आता है और cot में आता है, तो tan लगा देते हैं। तो tan p क्या होगा, tan p होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है बेस, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो tan p क्या हो जाएगा, tan p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 जानी पहचानी वैल्यू है, तो 1/√3 होता है tan 30 होता है, और ये tan p को एज इट इज नोट कर लेंगे, ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13. द वैल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर, तो एक कोन बना लेते हैं, ये कोन है, कोन का रेडियस क्या है, कोन का रेडियस आर है, कोन का रेडियस आर है, एंड हाइट 3r, तो कोन की हाइट क्या है, कोन की ये जो हाइट है, ये रेडियस है r और जो हाइट है 3r, 3r, हाइट 3r है, तो इसका वैल्यूम बताना है। तो वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वैल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h, ये वैल्यूम ऑफ कोन होता है। तो यहाँ पर 1/3 के प्लेस पे 1/3 रखेंगे, पाई के प्लेस पे पाई, क्योंकि हमारा आंसर जो पाई के टर्म में है। आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, रेडियस मतलब, तो आर के प्लेस पे ये वाला आर रखेंगे। हाइट के प्लेस पे क्या रखेंगे, हाइट के प्लेस पे 3r रखेंगे, 3r, ये हो गया। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया पाई, ये r² और ये r की पावर 1 है, r² और r की पावर 1, तो हो जाएगा r³, तो ये इस तरीके का r³, तो ये पाई r³, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज, तो एक सर्किल बना लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट हैं, एक ये टेंजेंट है, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। दूसरा टेंजेंट बना लेते हैं, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, दोनों टेंजेंट पैरेलल ऐसा गिवन है, और डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इन दोनों टेंजेंट के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों टेंजेंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो जो दूरी होती है ना, परपेंडिकुलर हमेशा दूरी ली जाती है, कभी भी कोई बोले कि दो लाइन के बीच की दूरी निकालिए तो हमेशा परपेंडिकुलर दूरी लिया करिए। तो ये जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर कहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक थ्योरम है कि जो टेंजेंट होता है और जो ये रेडियस होता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं,
तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो डायमीटर के बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर के बराबर होगी, मतलब 7 होगी। क्वेश्चन नंबर 15, in the above figure the criteria of similarity by which triangle ABC is similar to triangle PQR is, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बताना है कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। तो देखिए गौर से, ये साइड को और ये साइड को गौर से देखिए, ये जो साइड है ना ये डबल है इसका, मतलब इसका डबल ये साइड है और इसका डबल ये है, और ये एंगल बराबर है। तो गौर से देखिए 2.2 का डबल 4.4 ही तो होगा, और 3.5 का डबल 7 ही होगा, क्योंकि 3.5 7 होता है। तो मतलब AB अपॉन PQ करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 अपॉन 4.4 कट के 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये BC अपॉन QR करेंगे तो क्या आएगा, BC अपॉन QR करेंगे तो 3.5/7, मतलब कैंसिल होकर के 1/2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और इन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो 1/2 आ रहा है दोनों। और ये एंगल B और एंगल Q ये दोनों बराबर हैं, एंगल B और एंगल Q बराबर है, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो 1/2 आ रहा है। और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, मतलब कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो ये और ये एंगल, ये कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, मतलब ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड ये वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। तो यहाँ पर दो एंगल हैं, ठीक, मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आए, उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए बोला गया द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है ना ये x जो है और ये y है, इन दोनों में एक्सीड्स मतलब ज्यादा होता है। जो x है वो 18 ज्यादा है y के मुकाबले, मतलब जो x है वो y से 18 ज्यादा है। तो ये 18 ज्यादा, हमें इक्वेशन बनानी, हमें दोनों को बैलेंस करना है, हमें दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये 18 ज्यादा है ना, तो हम इसको 18 कम कर देंगे ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। जैसे तराजू है, मान लीजिए तराजू है, ये लेफ्ट पैन है, ये राइट पैन है तराजू का, तो ये जो है लार्जर नंबर है, ये 18 ज्यादा है और ये 18 कम है, ठीक। तो ये 18 ज्यादा है तो हम इसको 18 कम कर देंगे ना, इस पैन से 18 निकाल लेंगे 18 डिग्री बाहर, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, ताकि इक्वेशन बन जाए। तो ये इस वजह से हमने लार्जर वाले में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब गौर से देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, x माइनस 18 है ना, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, x के प्लेस पे x, y के प्लेस पे y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x के प्लेस पे x, y के प्लेस पे क्या रखेंगे, x माइनस 18 रख देते हैं, ये y के प्लेस पे ये पूरा रख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x और x 2x हो जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180, ये माइनस 18 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस 18 बन जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 198, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 198 अपॉन 2, 2 9 जाए 18, 2 9 जाए 18, तो x हो जाएगा 99। तो
तो x क्या है, x लार्जर नंबर है, तो हमें लार्जर एंगल ही बताना है। लार्जर एंगल 99 होगा, ये वाला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज, मतलब ये ट्रायंगल ABC है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है पूरा, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट गया, एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो एक थ्योरम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होते हैं, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों बराबर होंगे। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो ये 4 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 4 हो जाएगा, ये निकल आया। सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। तो थ्योरम ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 5 हो जाएगा। ये हो गया। हमें इस पूरे ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम कर लीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये पूरी साइड कितनी है, AB प्लस BC प्लस AC, ये तीनों साइड को जोड़ लेंगे तो AB कितना है 6 और 5 11, और BC कितना है 6 और 4 10, AC कितना है ये 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 10 10 10, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ऑप्शन में है, हाँ ये है। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर टेंजेंट, BC और BD टेंजेंट हैं टू द सर्किल विद सेंटर O सेंटर है एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर, इफ OB 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC प्लस BD। तो गौर से देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो दोनों डिस्टेंस होती है ना, इनको लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा बराबर होती है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। तो यही BC प्लस BD निकालना है, BC प्लस BD निकालना है, तो BC निकाल लेते हैं, वही BD भी हो जाएगा, क्योंकि BC और BD इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट ये भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया, तो दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हैं, दोनों बराबर होंगे। तो ये BC निकाल लेता हूँ, वही BD भी हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, आ जाएगा। तो BC कैसे निकलेगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर एक और थ्योरम लग रहा है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, ये भी एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है। तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल है, इसके जो सामने वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, इसको बेस मान लीजिए। तो ये हाइपोटेन्यूज इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब BO का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर CO का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस BC है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो BO कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू CO कितना है, CO 9 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC की लेंथ निकालनी है,
तो ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस BC स्क्वायर, तो ये 81 उधर चला जाएगा, 225 माइनस 81 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया 4, ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 1, तो 144 BC स्क्वायर कितना आ गया 144, तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 144 रूट में आ जाएगा। तो रूट 144 क्या होता है, वी ऑल नो इट इज 12, तो BC हो जाएगा 12। BC की लेंथ कितनी आ गई, ये 12 आ गई है, BC की लेंथ 12 आ गई, तो ये दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, BC की लेंथ जो होगी वही BD की लेंथ होगी, ये भी 12 हो जाएगी, तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये 12 है ये 12 है, तो 24 होगा। तो ऑप्शन कोई है ये 24। क्वेश्चन नंबर 19, assertion a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। a tangent to a circle, ये सर्किल है और ये टेंजेंट है। a tangent to a circle is perpendicular to the radius, रेडियस बना लेते हैं, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। हाँ बिल्कुल सही, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि जो टेंजेंट होता है ना वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, मतलब कि जो टेंजेंट होगा और जो रेडियस होगा दोनों जहां पर मीट करेंगे वहां पर 90 डिग्री बनेगा। तो याद रखिए थ्योरम है कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब टेंजेंट और रेडियस जहां मीट करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन सही है। रीजन क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे सर्किल है ये यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ले लिए ये P, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो यहाँ से tangents बोल दिया, मतलब दो tangents ड्रॉ किए गए हैं, the length of tangent drawn from an external point। तो ये एक tangent है, जो tangent ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को टच करते हुए जाती है, at one and only one point पे टच करते हुए जाती है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया और यही एक्सटर्नल पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट तक की दूरी जो होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो हमेशा इक्वल होती है, यही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है वो दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, मतलब कि रीजन भी ट्रू है। तो यहाँ पर बोथ A एंड B, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि जो रीजन है ना ये अलग थ्योरम है, ये सेपरेट थ्योरम है, ये सेपरेट थ्योरम है। जो रीजन है ना इस थ्योरम को एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, ये जो रीजन है ये इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये सेपरेट थ्योरम है, ये सेपरेट थ्योरम है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो रीजन जो है ना असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन होगा बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, assertion the system of linear equation 3x plus 5y minus 4 is equal to 0 and 15x plus 25y minus 25 is equal to 0 is inconsistent। तो बताइए यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल x एंड y है दोनों, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे पता लगाएं कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये सही बोल रहा है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। ये कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट है ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो चलिए चेक करते हैं इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। देखिए ये है 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 15x प्लस 25y
-25 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है, ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। ये हो गई। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है? अगर ये दोनों लाइन जो है, इन दोनों का ग्राफ अगर बनाया जाए और दोनों ग्राफ पैरेलल अगर आ जाए तो ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो अलजेब्रिकली कैसे बोले कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया ना, और c1/c2 इक्वल नहीं आया, तब ये इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर a1/a2, a1 कौन है? 3 है, a2 कौन है? 15 है, b1 कितना है? b1 ये 5 है, b2 क्या है? b2 ये 15 है, 25 है, c1 कितना है? c1 -4 है और c2 -25 है। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 वजह 3 5 15 1/5 आया, 5 1 5 5 5 25। देखिए यहाँ पर 1/5 और ये भी 1/5 आया, और ये +4/25 आया। देखिए दोनों बराबर है ना, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। मतलब ये होता है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। तो ये सही बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये असर्शन ट्रू होगा। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट इफ दिस। तो ये बिल्कुल रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये दोनों इनकंसिस्टेंट तभी रहते हैं जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो याद कर लीजिए, इनकंसिस्टेंट की ये कंडीशन होती है। तो ये रीज़न जो है ये भी ट्रू है, तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो असर्शन को बिल्कुल करेक्टली रीज़न ने एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन होगा।